Hello students, today we will start with two-phase method. This is video number 1 on two-phase method. इससे पहले हम लोग सिंप्लेक्स मेथड भी सीख चुके हैं और बिग एम मेथड भी सीख चुके हैं. अब ये नेक्स्ट मेथड आएगा आपका टू फेज मेथड. ठीक है, तो इसका आज हम सीखेंगे केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन टू फेज, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए. ये अच्छे से कर लिया तो आगे के केसेस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम z इक्वल टू -x1 -x2 x2 सब्जेक्टेड टू दीज कंस्ट्रेंट्स. तो हमेशा की तरह पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, और ये दोनों मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके साथ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है इक्वेशंस में, वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं. और जो ये लास्ट में लिखे होते हैं कि सारे वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हैं, इसको हम बोलते हैं ये हमारी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है. क्लियर बच्चों? अब देखिए, जैसे सिंप्लेक्स और आपका बिग एम मेथड में हम कहते हैं कि कंडीशंस पहले चेक कर लो कि ठीक है कि नहीं, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है. सबसे पहले चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड जो है हर कंस्ट्रेंट की पॉजिटिव है कि नहीं है. तो आप देखो, आपके ये दोनों कंस्ट्रेंट है ना, जहाँ मेरी पेंसिल है, इसके राइट साइड वाले कंस्ट्रेंट ये देखो 12 और 2 दोनों अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल ठीक बात है हमारे लिए. तो हमारे दोनों पॉजिटिव है, पहली कंडीशन मेरी करेक्ट हो गई. ठीक है, एक भी नेगेटिव हो जाता बाई चांस, फर्स्ट कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड नेगेटिव होता तो उस पूरे कंस्ट्रेंट को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते. लेस होता तो ग्रेटर कर देते, ग्रेटर होता तो लेस कर देते. यही करते हैं. ठीक है, फिर आ जाइए सेकेंड कंस्ट्रेंट में, वो भी मेरा पॉजिटिव है तो ओके, राइट. फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज का है? मैक्सिमाइजेशन का. मैं आपको सारा काम किस पे सिखा रही हूँ? मिनिमाइजेशन पे. तो हमें इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. जैसे आप सिंप्लेक्स में करते आए हैं, बिग एम में करते आए हैं, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स. तो मेरा बन गया मिनिमम ऑफ माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखो x1 और x2 दोनों का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, इनके साइन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लस x1 प्लस 2x2. तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका बन गया बच्चों? मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया. तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी ठीक हो गया. फिर हम थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं? थर्ड हम क्या देखते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव हैं कि नहीं. नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो मेरी x1 x2 क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाइड है. अगर ये बाई चांस लिख दे x1 अनरिस्ट्रिक्टेड, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, आप उसमें देख लेना. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में वो केस सिखा दूंगी आपको, राइट. अब हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी एलपीपी की. तो देखो, आपको गिवन क्वेश्चन यही था, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना मिनिमम का बना लिया था. तो जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है हमेशा कि कैसे आप बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, आप हमेशा देखो, इधर मैंने लिख दिया है कि लेस देन के कंस्ट्रेंट्स में क्या लिखते हो, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हो. ग्रेटर देन के कंस्ट्रेंट में सरप्लस वेरिएबल माइनस किया जाता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाता है. और अगर कोई इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो तो उसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाता है. तो चलो बच्चों, ये काम कर देते हैं. यहाँ पे देखो, ठीक कर लेते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्लैक वेरिएबल डाल दिया क्योंकि लेस का कंस्ट्रेंट था. और ये देखो, सेकंड वाला कंस्ट्रेंट मेरा क्या है? ग्रेटर का है. ग्रेटर का है तो सरप्लस माइनस कर दो और आर्टिफिशियल ऐड कर दो. ठीक है बच्चों, तो सरप्लस माइनस कर दिया, आर्टिफिशियल ऐड कर दिया अगर ग्रेटर का कंस्ट्रेंट है. तो आपको पता है कि जो वेरिएबल आप अपनी तरफ से डाल रहे हो, दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया ग्रेटर देन 0. और देखिए इधर बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर अब आपको फेज 1 और फेज 2 में थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, कि फेज 1 और फेज 2 के अंदर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं. आपने ये याद रखना है कि फेज 1 के अंदर आप जो होता है ना अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल ही कंसीडर करते हैं. आप फेज 1 के अंदर बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है, थोड़ा ध्यान से देख लो. फेज 1 के अंदर आप अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल कंसीडर करेंगे और बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, इन सबको आप ड्रॉप कर देंगे. ठीक है, तो मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है? सिर्फ a1, तो आप ऐड कर देंगे सिर्फ a1. और मेरे x1 x2 s1 s2 की किसी की कोई एंट्री नहीं करते हम. आप इसको लिख लो फेज 1 यहाँ पे. ठीक है, ये मेरा फेज 1 बन गया. फेज 1 के अंदर आप सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं. ये सबसे बड़ा चेंज है इसके अंदर, क्योंकि फेज 1 हमारे को सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के काम आता है. और बेटा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो सिर्फ कंस्ट्रेंट से मिल जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई रोल नहीं होता.
ठीक है ना। तो इसलिए हम उसके अंदर अगर वेरिएबल को ड्रॉप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर और उसका कोफिशिएंट क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, बिग एम मेथड में कोफिशिएंट m लिया जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल का। फेज 1 में आपको 1 कोफिशिएंट लेना है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का। ठीक है, स्लैक और सरप्लस तो वैसे भी 0 ही होते थे, उन्हें लेना नहीं है। और जो लेजिटिमेट वेरिएबल्स यानी कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होते हैं उनकी कॉस्ट को अभी थोड़ी देर के लिए हमने ड्रॉप कर दिया फेज 1 का। ठीक है बच्चों, तो मेरा फेज 1 का ये बन गया टेबल, राइट। तो मैं इसको जरा ऊपर लिख लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा है फेज 1 में वी डू नॉट कंसीडर द कॉस्ट ऑफ एनी वेरिएबल, वी जस्ट कंसीडर आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड असाइन अ प्राइस ऑफ 1 टू आर्टिफिशियल वेरिएबल इन फेज 1। ठीक है, वी डू नॉट कंसीडर एनी अदर वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन फेज 1। इसका नाम है 2 फेज मेथड। फेज 1 में आप सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, फेज 2 में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफरेंस आएगा। आपका ये बन गया मिनिमम ऑफ -z, आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ले लिया, ये सब मैंने आपको ऊपर लिखवाई दिया था। ठीक है, समझा दिया था। अब टेबल जैसे आप सिंप्लेक्स में सेट करते आए हैं वैसे ही करनी है। टेबल स्टार्ट होगी CP, VB और XP से। ठीक है, तो हमने लिख दिया CP, VB, XP। फिर जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x1, x2, s1, s2 और a1। ठीक है, अब हम इनके अंदर देखो पहले फर्स्ट CJ लिखेंगे। CJ कहाँ से लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने सारे वेरिएबल्स की कॉस्ट को 0 कर दिया, 0 0 0 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमने ली हुई है 1, तो a1 के ऊपर आ गया 1। अब कंस्ट्रेंट नीचे उतार लो बेटा, पहले कंस्ट्रेंट में आ जाइए जहां मेरी पेंसिल है। देखो पहली इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो आपने लिख दिया 3। x2 का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो आपने x2 के नीचे लिख दिया 4। s1 का कोफिशिएंट 1 है तो आपने लिख दिया 1। s2 है नहीं तो 0, आर्टिफिशियल है नहीं तो 0। ऐसे ही सेम सेकंड कंस्टेंट उतार लो, x1 के नीचे 2, x2 के नीचे -1, s1 है नहीं तो 0, s2 1 और -1 और a1 का आ गया 1। राइट साइड कहाँ उतरती है बेटा, xb के कॉलम में उतारते हैं। तो राइट साइड मेरी क्या है, 12 और 2, तो मैंने उतार दी 12 और 2। अब VB के कॉलम में बेटा क्या आता है, जो अंदर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। तो आप सब देख सकते हो S1 और A1 मिलके मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 0 0 1। तो यहाँ पे आ गया S1 और यहाँ आ गया A1। वैसे भी मैंने आपको सिखाया है अगर स्लैक वेरिएबल डाला है तो स्लैक वेरिएबल VB के कॉलम में आएगा, अगर सरप्लस डाला है तो साथ में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल डालते हैं वो आर्टिफिशियल आता है। तो पहली टेबल किसी की भी सेट कर लीजिए, आप बिग एम की कर लो या 2 फेज मेथड की किसी की भी कर लो। VB के कॉलम में क्या आएंगे, स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, आप देखो CB के कॉलम में क्या आ जाएगा, इनकी कॉस्ट आती है, तो आपको पता ही है CJ के कॉलम से उठाते हैं। तो देखिए S1 के ऊपर क्या लिखा है CJ में, जहां मेरी पेंसिल है 0, तो यहाँ पे CB में आ गया 0। A1 के ऊपर देखो जहां मेरी पेंसिल है क्या लिखा है 1, तो A1 के लिए आ गया 1, राइट। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम पहले वही सेम काम हमारा जैसा सिंप्लेक्स में किया, बहुत बारी कर चुके हो, ZJ निकालिए। जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर आपका 0 1 CB जो है इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो 0 × 3 0 प्लस 1 × 2 2। ठीक है, कैसे करा है मैंने, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दिया CB के कॉलम से कॉरेस्पॉन्डिंगली, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट, और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही x2 में कर लो, तो ये क्या आ गया, अब ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा -1 और ये आ गया 1। जैसे निकालना सिखाया है सिंप्लेक्स में बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब ZJ - CJ निकालना है, तो देखो ये रहे मेरे ZJ और ऊपर लिखे हैं मेरे CJ, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो। देखो x1 का ZJ है 2 और CJ है 0, तो 2 - 0 2, और ये आ जाएगा -1 -0 -1 और ये। ठीक है बेटा, एक बार जरूर चेक कीजिए काम हमने सही किया है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, VB के कॉलम में मेरे पास है S1 है A1, तो S1 और A1 के नीचे 0 आना चाहिए। तो देखो S1 के नीचे ZJ - CJ 0 आ रहा है और A1 के नीचे भी ZJ - CJ मेरा 0 आ रहा है। तो अगर आपके ZJ - CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल 0 आ रहे हैं तो आपने ठीक टेबल बनाई है, राइट। फिर वही काम करना है बच्चों, फिर से देखिए कि ZJ - CJ मेरे सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आपको एंटर करना पड़ेगा मैक्सिमम पॉजिटिव। तो आप देखिए ये 2 आपका पॉजिटिव आया, तो हम इसको एंटर करा देंगे। ठीक है, तो एंटर कराया मैंने, तो मेरा 2 एंटर करा, तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 2, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मेरा x1 क्या बन जाएगा बच्चों, एंटरिंग वेरिएबल। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ,
अगर कोई ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ जाता है तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा उसको बोल देंगे ये मेरा एंटरिंग वेरिएबल है, और इसके कॉलम को क्या बोलते हैं हम, पाइवेट कॉलम। तो मेरा ये जो ब्लू में मैंने मार्क कर दिया इसको बोलेंगे पाइवेट कॉलम। तो अब नेक्स्ट टेबल में VB के कॉलम में X1 आ जाएगा। अब वो X1 किसकी जगह पर आएगा, S1 की जगह आएगा या A1 की जगह पे आएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब हम रिप्लेसमेंट रेशोज निकालेंगे। तो रिप्लेसमेंट रेशो का क्या फॉर्मूला सिखाया है आपको मैंने, बेटा कोई सा भी मेथड हो, रिप्लेसमेंट रेशो निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। XB के कॉलम को डिवाइड कर दीजिए पाइवेट कॉलम के से, और पाइवेट कॉलम की सिर्फ वो वाली एंट्रीज लेनी है जो ग्रेटर देन 0 होती है। तो देखिए बेटा XB के कॉलम में मेरे पास है 12 और 2, और पाइवेट कॉलम में मेरे पास है 3 और 2, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली डिवाइड कर दो। देखो 12/3 किया 4 आ गया, 2/2 किया मेरे पास 1 आ गया। अब रिप्लेसमेंट रेशो कौन सी सिलेक्ट करते हैं, जो छोटी होती है, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशो। तो ऊपर है 4 नीचे है 1, तो 1 वाली सिलेक्ट हो गई। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 1, ये देखो यहाँ पर A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है मेरी, ठीक है ना। तो A1 क्या हो गया मेरा, आउटगोइंग वेरिएबल। तो मैं लिख देती हूँ A1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। तो A1 क्या बन गया मेरा, आउटगोइंग वेरिएबल। और इसकी जो ये रो बनी है जिसको मैंने मार्क किया, इस रो को बोल देंगे हम पाइवेट रो, ठीक है बेटा। और जो ये एलिमेंट है 2, जहां मेरी पेंसिल है बच्चों, ये 2 मेरा पाइवेट रो में भी लाई कर रहा है और पाइवेट कॉलम में भी लाई कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट आ गया 2, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल में मुझे क्या करना है, देखो बेटा मुझे पता चल गया मेरा A1 आउटगोइंग वेरिएबल है, इसका मतलब A1 चला जाएगा। X1 मेरा एंटरिंग वेरिएबल है, तो उसकी जगह पे कौन घुस जाएगा अंदर टेबल में, अब X1। तो नेक्स्ट टेबल में मेरा VB के कॉलम में S1 और X1 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, देखो सेम जैसे सिखाई हुई है आपको, CB VB और XB से टेबल स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं वो लेते हैं। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगर ये एक बारी टेबल से चला जाए तो इसका पूरा कॉलम गायब कर दीजिए नेक्स्ट टेबल में। आप देख रहे हैं कि A1 मेरा जा चुका है, A1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो नेक्स्ट टेबल में मैं A1 का कॉलम गायब कर रही हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि A1 तो हमने सिर्फ इसलिए डालते हैं कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंदर मिल जाए और हमारी टेबल चलनी शुरू हो जाए, ठीक है बेटा। तो मैंने इसमें डाल दिया VB में अब S1 और X1, ठीक है। और A1 का कॉलम मैंने गायब, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जो एक बार आउटगोइंग वेरिएबल बन जाए तो वो गायब ही हो जाता है टेबल में, और कोई वेरिएबल नहीं चला जाता, ठीक है। फिर आप CJ लिखते हैं, CJ आप सबको पता है कि CJ मेरा कभी चेंज नहीं होता, तो अभी तो मैंने CJ जो है सारे X1 X2 S1 S2 अपने 0 ले रखे थे, तो इनका 0 आ जाएगा इधर CB में, क्योंकि CB में वैल्यू कहाँ से लिखी जाती है, CJ से लिखी जाती है। तो S1 और X1 की कॉस्ट 0 ले रखी है, तो अभी 0 लिखेंगे। अब अंदर की टेबल बेटा फिल करनी है, बिल्कुल सेम तरीके से फिल करेंगे जैसे सिंप्लेक्स और बिग एम में सीखा। सबसे पहले मेक दी पाइवेट एलिमेंट इक्वल टू 1, पहले ऐसी ऑपरेशन लगाइए जो पाइवेट एलिमेंट को 1 बना दे। तो देखो बेटा हमारा पाइवेट एलिमेंट क्या है, ये देखिए पाइवेट रो मेरी क्या थी, ये वाली जिसको मैंने पेंसिल रख रखी है A1 वाली, ठीक है। इसको पहले ये था मेरा पाइवेट एलिमेंट 2, इसको 1 बनाना है। तो जब भी कभी पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना है तो क्या करो, उसी से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूंगी, मेरी जो ये सेकेंड रो है, R2 नाम रख देते हैं सेकेंड रो का, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये बन जाएगा मेरा 1, ठीक है। हम हमेशा सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, तो मेरी न्यू R2 क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ ओल्ड R, ठीक है। तो ओल्ड R2 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 माइनस 1/2 0 माइनस 1/2, ठीक है बेटा। फिर मैं क्या करती हूँ, आपको पता है पाइवेट एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट, पाइवेट एलिमेंट के ऊपर जितने भी नंबर दे रखे हैं या नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको हम क्या बनाते हैं 0। तो मुझे अब क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है जहां मेरी पेंसिल है, ठीक है ना। आपको पता है कि पाइवेट एलिमेंट को 1 बना दो और उसके ऊपर नीचे 0 बना दो ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए नीचे। तो मेरे को अब इस 3 को 0 बनाना है, राइट। तो नई रो R1 कैसे लिखेंगे आप, देखो फॉर्मूला जो आपको सिखाया है नीचे लिख देती हूँ मैं, ये सॉरी न्यू R2 है यहाँ पे, ठीक है।
तो मेरा न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1, मैंने ऐसी फॉर्मूला सिखाया, जिसको नया करना है पहले उसका ओल्ड, माइनस जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है वो लिखिए, और हेल्प किसकी लेंगे, जो आपने पाइवेट रो अभी अभी ठीक करी है, मैंने R2 को ठीक किया था। ठीक है बेटा, अब ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स को लिख लीजिए। मेरे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स क्या हैं, आपने ओल्ड वाली सबसे पहले वाली टेबल से R1 के एलिमेंट्स को उठा लिया, तो मेरा ये है। ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू R2, नई R2 मतलब जो अभी आपने ठीक करी रो। ठीक है, तो मेरी रो ठीक होने के बाद क्या आई थी, ये आए थे एलिमेंट्स, -1/2, 0 -½ इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब ये काम तो सब बच्चों को आ जाना चाहिए कि हम बहुत बारी कर चुके हैं, सेम है बिल्कुल हर एक मेथड में। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप ऊपर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 9, 0, 11/2, 1 और ये आ गया मेरा 3/2। ठीक है, अब मेरी टेबल नई बन गई है। अब फिर से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है मेरा। तो ZJ कैलकुलेट किया, ZJ कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। तो 0 × 0 + 0 1 = 0। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है बेटा, तो ZJ - CJ क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0। तो देखो बेटा, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम में से चला गया है तो आपकी ये स्टेज हर हाल में ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने बाकी सब वेरिएबल्स की कॉस्ट को 0 ले रखा है। ठीक है ना, तो फेज 1 एंड ज़रूर होगा आपका। तो आपने देखा मेरे सारे ZJ - CJ 0 आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, फेज 1 एंड्स हेयर। ठीक है, सिंस ऑल ZJ - CJ जो है आपके नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो आपका फेज 1 एंड हो गया। तो इस फेज 1 ने हमें क्या दिया, इसने हमें इनिशियल सॉल्यूशन निकाल कर दे दिया। ठीक है, देखो इनिशियल सॉल्यूशन निकाला, इसमें कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। इनिशियल सॉल्यूशन होता है जो आपका कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करे या ना करे, वो जो चीज़ आपकी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर देगी वो बन जाएगी सॉल्यूशन। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। अब अगर ये उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर देगी तो हमारा बन जाएगा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब फेज 2 में एंटर करेंगे। तो बेटा फेज 2 में आपने क्या करना होता है, अब फेज 2 में ना आप कॉस्ट को कंसीडर कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इसी टेबल को दोबारा से कॉपी करेंगे और अब CJ को आप कॉस्ट असाइन कर देंगे। CJ के अंदर x1 और x2 की जो क्वेश्चन में हमने मिनिमम वाला फंक्शन बना लिया था वो वाली कॉस्ट आप इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से हम अपना प्रोसीजर लगाएंगे। तो देखो मैं लिख देती हूँ फेज 2। फेज 2 मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये कैसे कहता है आपको, असाइन दी ओरिजिनल कॉस्ट। अब आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट असाइन कर देंगे टू ऑल दी लेजिटिमेट वेरिएबल्स। लेजिटिमेट होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे लेजिटिमेट वेरिएबल x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। s1 और s2 की कॉस्ट तो हम हमेशा ही 0 लेकर चलते हैं, तो वो तो हम 0 ही ले लेंगे। ठीक है, तो ऑल द लेजिटिमेट वेरिएबल्स। तो मेरी टेबल अब क्या बन जाएगी, देखो CB VB XB x1 x2 s1 और s2। आर्टिफिशियल गॉन तो गॉन, वो चला गया, उसको दोबारा नहीं लेना। ठीक है बेटा, अब ये देखो मैं इसको पुरानी टेबल को एज इट इज कॉपी कर लूंगी, सिर्फ CJ जो है वो नया लिख लूंगी। तो आप देखिए CJ मेरा क्या था, ये देखो मैं दिखाती हूँ ऊपर स्क्रॉल करके आपको। देखिए बेटा CJ जहां हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक किया था, ये देखो आपने यही किया था ना, मिनिमम ऑफ -z इज x1 + 2x2। तो आपका x1 का कोफिशिएंट है 1 और x2 का कोफिशिएंट है 2। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, लिखना मिनिमम का ही है। तो मिनिमम में जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे। तो मेरे x1 का 1 है और x2 का है 2, तो मैं CJ के कॉलम में 1 और 2 लिख दूंगी। और ये लास्ट की टेबल जो मेरी ये बनी थी, ये वाली बनी है ना, ये वाली बनी है, सॉरी हाँ, जो भी लास्ट की टेबल थी उसको कॉपी कर लेंगे। तो x1 1 है, x2 ये 0 0 और VB के कॉलम में मेरा क्या था, s1 और x1। s1 0 हो गया और x1 क्या आ जाएगा बेटा, अब इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉस्ट असाइन कर दिया। ओनली डिफरेंस इज फेज 1 में आप कॉस्ट 0 ले लेते हैं लेजिटिमेट वेरिएबल्स की, और फेज 2 के अंदर हम असाइन कर देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। और फेज 2 में किस टेबल पे लगेगा, जहां फेज 1 एंड हुआ है। तो देखो मेरा फेज 1 कहाँ एंड हुआ है,
ये देखो मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, ये रहा फेज 1 एंड्स हियर, यहाँ लिखा हुआ ना जहां मेरी पेंसिल है, तो ये उतार लो। देखो S1 X1, इसके आगे 9 0 11/2 1 3/2, ये जो दोनों रोज दे रखी है इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं कॉपी करके दिखा रही हूँ आपको। 9 0 11/2 1 3/2, ठीक है, 1 1 -½ 0 और -½ ठीक है। तो हमने पुरानी टेबल के ऊपर ही जहां पे फेज 1 एंड हुआ था वहीं पर आपने इसको लगा दिया। अब आप ZJ - CJ कॉपी नहीं होंगे बेटा, क्योंकि CB चेंज हो चुका है। अब ZJ - CJ दोबारा निकालो। अब ये सोच लो कि अब ये आपको मिला हुआ है, इसके ऊपर जैसे कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन कीजिए जब तक ZJ - CJ आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ZJ निकाला, कैसे निकालेंगे? X1 के कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से, तो 0 × 0 0, 1 × 1 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ -1/2, इधर 0 और इधर -1/2, तो ZJ - CJ क्या आ जाएगा? 0 -1/2 -2, तो ये आ जाएगा -5/2 और ये आ जाएगा। तो आपने देखा बेटा सारे ZJ - CJ मेरे < 0 आ गए। Since all ZJ - CJ < 0, तो it is the optimal solution। ऐसा भी हो सकता था कि कोई ZJ - CJ पॉजिटिव आ जाता तो फिर आप उसको एंटर करते, पाइवेट कॉलम मिलता, रिप्लेसमेंट रेशोज निकालते, फिर पाइवेट रो निकालते, फिर जैसे आपको सिखाया है सारा प्रोसीजर, सिंप्लेक्स में भी सिखाया, बिग एम में भी सिखाया, सेम प्रोसीजर होल्ड कर जाता हमारा, और हम तब तक उस काम को करते रहते जब तक मेरा ZJ - CJ < 0 ना आ जाए। ठीक है बेटा, मैंने जान के ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिया जिसमें फेज 2 जल्दी एंड हो गया। जनरली 2-3 टेबल्स हमारी बन जाती हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो लूंगी उसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है बेटे, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिला देखो इधर, रीड करो। आपको पता है कॉलम VB के कॉलम से रीड करते हैं, तो VB के कॉलम में देखो X1 लिखा है और उसके सामने लिखा है 1, तो X1 की वैल्यू आ गई 1। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जो वेरिएबल होते हैं आंसर उसी का लिखा जाता है, तो X1 0 आ गया, X1 आ गया सॉरी 1, और X2 आया नहीं तो 0। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया X1 = 1 और X2 = 0। अब इसको डाल दो क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का था, तो हम मैक्सिमम वाले में डाल देंगे, तो -X1 - 2X2, तो वैल्यू डालिए -X1 - 2X2 0 आ गया, तो मैक्सिमम Z आ गया मेरा -1। ठीक है बेटा, तो मेरा आंसर आ गया X1 1 X2 0 और मैक्सिमम Z आ गया -1। सो दिस इज माय सॉल्यूशन बाय फेज 2 फेज मेथड। बच्चों क्वेश्चन को आप 2 फेज मेथड से सॉल्व कीजिए या बिग एम से सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन विल रिमेन सेम आंसर मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मैं दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि फेज 1 के अंदर आप सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या होता है, उसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट 1 असाइन करते हैं, बाकी सारी वेरिएबल्स की कॉस्ट को एक बार 0 लेके सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारा फेज 1 एंड हो जाता है तो फिर हम आते हैं फेज 2 पर। फेज 2 में हम ओरिजिनल कॉस्ट असाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर उस सॉल्यूशन को आगे कैरी ऑन करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप इन फेज 1 आपको इनफिजिबल रीजन से फिजिबल रीजन में ले जाता है, और फेज 2 आपको फिजिबल रीजन के अंदर तब तक घुमाता रहेगा जब तक आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है बेटा, तो अब ये मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें मैं डिफरेंट केसेस आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें बच्चों, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल कर दिया करो या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।